बीजेपी के लिए बरस रहे हैं, बाकियों के तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तराखंड में आए हैं, इन दोनों राज्यों में खास तौर पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और जबरदस्त जीत मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव बने हुए हैं, फाउंडर हैं स्वराज अभियान के। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट, और राणा यशवंत हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे बने हुए हैं, और अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय दुबे जी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, हम थोड़ी देर पहले जब आप नहीं जुड़े थे तो ब्रांड मोदी की बात कर रहे थे, ब्रांड राहुल गांधी का क्या है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपका हाल हुआ है, आप 7 सीट 8 सीट पर आ गए हैं, उत्तराखंड में आपका जो हाल हुआ है, पंजाब में ठीक है मैं मानता हूं आपको जीत मिली है, लेकिन बाकी सब जगहों पर जो नतीजे हैं, ब्रांड राहुल गांधी खत्म होता जा रहा है क्या? हाँ, देखिए, एक बात समझ लीजिए, योगेंद्र जी का बड़ा आदर करता हूं, जन आंदोलन से निकले हैं, मगर चूंकि कुछ दिन वो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, इसलिए शायद विनम्रनात्मक हिंसा करने के अभ्यस्त हो गए। जो उन्होंने कहा कि सांत्वना पुरस्कार पंजाब में मिला या हमारी गोवा या मणिपुर में सरकार बनने वाली है। योगेंद्र जी, ये प्रजातंत्र के प्रहरी राज्य है। ये केंद्र सरकार की निरंकुशता के लिए जांच चौकियां जनता ने बैठाई है, और जिसको जनता चुन करके भेज दे, आपसे अपेक्षा नहीं है कि उन्हें ठग और चोर ऐसा संबोधित करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। रहा सवाल प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी, अब आग्रह आपसे यह है कि ये जो प्रचंड बहुमत है, ये कब्रिस्तान और शमशान नहीं, विकास का सद्भाव उत्तर प्रदेश को दीजिए। सर, मेरा सवाल राहुल गांधी पर था, पीएम मोदी पर नहीं था। पंजाब में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप अगर 77 सीट लाते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और शायद इसलिए योगेंद्र यादव ने उसे एक कॉन्सोलेशन विन बताया था कि भाई वहां तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और आप जीत गए। 2 लाख से अधिक वोटों से 2 लाख से अधिक वोटों से एकमात्र संसदीय क्षेत्र हिंदुस्तान में जो चुनाव हुआ है वो जीतने जा रहे हैं। हम अहंकार में नहीं है, विनम्रता से हार और जीत दोनों को स्वीकार करते हैं, और उससे हम लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने मिठाई खाई है तो 1 अप्रैल से जो आपने गरीब परिवारों की राशन की शक्कर बंद करने का निर्णय लिया है, आज उसको कम से कम वापस ले लीजिए प्रधानमंत्री जी, ताकि हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब परिवार मुंह मीठा। अभय दुबे जी, 30 जून के पहले आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टी में चुनाव करा लीजिए। अगर आप इतने उत्साहित हैं तो क्या राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं? तो सारे इन नतीजों से अगर आप इतने उत्साहित हो गए हैं तो क्या राहुल गांधी 30 जून के पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? सुशांत जी, मेरे राजनीतिक दल के प्रति आपकी सद्भावनाओं का मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। ये शीर्षस्थ स्तर पर निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करना है। मैं स्टूडियो में इस बात का निर्धारण नहीं कर सकता। आपको अभय जी, एक मिनट, मैं सुशांत जी जी बोल लीजिए। देखिए, सवेरे से मैं सवेरे से कांग्रेस प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, इतनी बुरी तरह से इनकी जनता ने नकारा है, फिर भी इनका अहंकार किसी का नहीं कम हो रहा। देखिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम खुशी बढ़ाते, पंजाब में ये जीते तो हम इनको बधाई देते, लेकिन बाकी चारों प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया, और अल्टीमेटली जिन देखिए, जनता ने वोट दिया है, नंबर पर गोवा में है, मणिपुर में है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। तो क्या ये पुराना इतिहास दोहराएंगे आप उत्तराखंड जैसा? अगर आप प्रजातंत्र में आस्था तो रखिए वहां पे। अरे, वो जो वहां पे हमारे पास हमारी सहयोगी पार्टियां हैं जो हमारे साथ आने को तैयार है, तो आप अल्टीमेटली फैक्ट को भी कैसे झुठवा सकते हो? ठीक है, वो आप आंखें बंद तय कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। 13-17 गोवा में है और 26-21 मणिपुर में है। राणा जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो नतीजे आ रहे हैं, हमारे साथ सहयोगी लोग हैं ना वहां? ठीक है, वो सहयोगी किसके साथ जाएंगे ये हम देख लेंगे। राणा जी, एक बात बताइए, ये जो नतीजे बार बार आ रहे हैं, चाहे वो अलग अलग राज्यों के हों, क्या विपक्ष पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला कोई इस वक्त है क्या, या कोई पार्टी है क्या?
देखिए सुशांत, अगर ऐसा है कि विपक्ष खत्म होता जा रहा है तो फिर लोकतंत्र के लिए तो बड़ी चुनौती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कम से कम ये जो उत्तर प्रदेश का मैंडेट है यह ऐसा बताता है। पंजाब ठीक है, पंजाब कांग्रेस के हिस्से में है, लेकिन जैसे योगेंद्र भाई कहते हैं पंजाब कांग्रेस की वजह से कम है और बादलों की वजह से ज्यादा कांग्रेस के पास है। अरविंद केजरीवाल ने वहां जो कोशिश की वो विश्वास नहीं जीत पाए, क्योंकि विश्वास के लायक लोगों ने उनको पाया नहीं। इसलिए पंजाब की स्थिति थोड़ी दूसरी है। मणिपुर में 0 से बीजेपी का 25 तक आ जाना, बीजेपी की 21 तक आ जाना बीजेपी की बड़ी कामयाबी है। यानी कि मोदी जो है वो पैन इंडिया इम्पैक्ट लेकर के चल रहे हैं और यह एक बड़ा ब्रांड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर 2014 के चुनाव की तरह ही है और मोदी आज भी वहां उतनी ही मजबूती से बैठे हुए हैं। अरे सर, मुझे मेरी बात, गोवा में तो उनकी सरकार थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी क्या? वहाँ अभय जी वजह से नहीं है जी, पंजाब में आपकी वजह से नहीं है। पॉलिटिक्स थोड़ा सा हम लोग भी समझते हैं। बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है। लहर वहाँ लहर नहीं थी, वो सुभाष पलिंकर की वजह से है, शिवसेना की वजह से है, महाराष्ट्रवादी धुमांतक पार्टी की वजह से है, आपके चलते नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में टीका टिप्पणी तब कीजिएगा जब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। राजनीति थोड़ी बहुत हम लोग भी समझते हैं, आप अपनी बात बाद में रख लीजिएगा। मोदी एक ब्रांड की तरह हो गए हैं। मोदी ने इस देश में एक भरोसा जीत दिया है। लोगों को लगता है कि अभी वो आदमी जो कह रहा है इस आदमी पर भरोसा कर लेना चाहिए। यह आदमी कहता है कि मैं गरीबों की बेहतरी चाहता हूं, भरोसा कर लेना चाहिए। यह आदमी कहता है कि सब लोग लूट भ्रष्टाचार करते हैं, भरोसा कर लेना चाहिए। यह आदमी कहता है कि नोटबंदी हमने इसलिए हमने लगाई क्योंकि यह सब लोग भरोसा कैसे, मुझे बताइए तो सही। मोदी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि मैं 2022 तक सबको आवास दूंगा, सिर्फ 9,000 घर बनाए हाउसिंग। अरे सर यह बात तो आप 2 महीने चिल्लाते रहे, 326 बात तो 2 महीने चिल्लाते रहे। 326 का आंकड़ा सामने है। सवाल यह है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी गंवा दी है। आप समझिए इस बात को, आपने अपनी विश्वसनीयता लोगों के बीच में गंवा दी है। मोदी ने अभी नहीं गंवाई है। यह 326 का आंकड़ा और आपका 54 का आंकड़ा। अबे दुबे जी, उसी चुनाव में राहुल गांधी कुछ कहते रहे और मोदी कुछ कहते रहे। मोदी की बात पर कितना विश्वास था, ये 326 आंकड़ा कह रहे हैं। आप जिस संकट से जूझ रहे हैं उसको समझिए। आप देश की बड़ी पार्टी हैं, पूरे उत्तर भारत से आप साफ हो रहे हैं। आपके नेतृत्व पर सवाल है, आपके काम करने के तौर तरीके पर सवाल है। कई बार गरम झूठ स्वादिष्ट तो लगता है मगर सेहत सर 326 सीट पे नहीं लग सकता। अरे 326 सीट पे नहीं लग सकता। एक आदमी गरम समोसा खा ले लेकिन पूरी बारात जो है वो गरम समोसा कढ़ाई से निकलते खा ले, ये नहीं हो सकता। पंजाब में आपने सच बोला और मोदी ने उत्तर प्रदेश में झूठ बोला। ठीक है, योगेंद्र यादव कुछ पूछना चाह रहे हैं। में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। पहले तो अभय जी से क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो जो भाषा ठग चोर वगैरह वाली थी, मैंने कुछ दिन पहले राजनीतिक बयान में इस्तेमाल की थी। शायद ये समय नहीं है उसको दोहराने का। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये अभय जी, और उसके माध्यम से पंजाब के माध्यम से जो जितनी बात कह रहा था वो केवल यही जो राणा जी ने भी कह दी, वो ये कि पंजाब की जीत का श्रेय आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं मिलता। बादलों की जो करतूतें थी और लोग जो परेशान थे उसकी वजह से भाजपा भी वहां के भ्रष्टाचार में शामिल थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके स्थानीय नेतृत्व की जो कुछ ताकत थी वो उसमें दिखाई दी। लेकिन एक मैं ज्यादा बड़ी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के कामों से जो खतरा है उसके बारे में आपकी और मेरी समझ में शायद बहुत अंतर नहीं होगा। मैं तो खुल के कहता हूं, पहले भी मैंने कहा, शुरू में भी कहा कि देश में जिस तरह से इंदिरा गांधी के आने से एक बड़ा खतरा पैदा हुआ था, कुछ वैसा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इस खतरे से कैसे सामना किया जाए उसकी शुरुआत एक स्वीकारोक्ति से होनी चाहिए। और वो स्वीकारोक्ति ये है कि आज के परिणाम से नरेंद्र मोदी इस देश में एक सत्ता के ही नहीं, एक जन सहमति के ध्रुव के रूप में उभरे हैं। और दूसरा ये बात कड़वी हो सकती है लेकिन सच है, इसको स्वीकार करें कि इस देश के मोदी विरोध, बीजेपी विरोध की जो राजनीति है उसका दिवालियापन, अब मैं गाली नहीं दे रहा हूं, सोच समझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका दिवालियापन आज प्रकट हुआ है। ये जो सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति होती रही है वो शुद्ध जातिवादी निकली है, लोगों को पसंद नहीं है। सेकुलरवाद के नाम पे मुसलमान को बंधक रखने की जो राजनीति थी वो खारिज हुई है। और समाजवाद के नाम पे न गरीब को कुछ देना न अमीर को कुछ देना, सारे देश को दबा के रखने की राजनीति खारिज हुई है। अब इन सब सवालों पे नए सिरे से सोचना होगा। आज एक बड़ी लकीर खींची गई है, अब बजाय कि हम उस पे कुछ मिटाने की कोशिश करें, कुछ नए तरीके से सोचना होगा, अन्यथा विपक्ष की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, अभय दुबे जी, मैं आपको इस पे रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। जब तक मैं एक बात कह दूं छोटी सी। जी देखिए, जब तक आप
अच्छे बातों को चाहे सत्ता में रहने वालों की एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बार हमें लगता है कि पॉजिटिव वोट मिला है मोदी जी को बहुत जबरदस्त देश में, कि जो विकास की राजनीति कर रहे हैं वो, जो जातिगत राजनीति को खत्म करने का जो हमारा प्रयास है, और जो सांप्रदायिकता की राजनीति जो राजनीति का हिपोक्रेसी जो चल रही थी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, और भ्रष्टाचार पूरा था, उसको नकार दिया है। पॉजिटिवली जनता ने विश्वास किया है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया है, और इस सकारात्मक। तो सर, अगर मोदी जी को इतना भरोसा है लोगों को, तो आप पंजाब में अलग चुनाव लड़ लेते अकाली से, आपने शिवसेना से अलग होकर हाँ, तो मैं बता देता हूं ना। देखिए, पंजाब जो इलेक्टोरेट, जो मैसेजिंग थी, इलेक्टोरेट जो था, समर्थन मिला तो हवा में नहीं मिला। इलेक्टोरेट अलग तरीके का है, पंजाब अलग बात है। देखिए, हर इलेक्शन को अब आप उत्तर प्रदेश की जीत को गोवा और मणिपुर से नहीं जोड़ सकते, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, तो मोदी लहर उत्तर प्रदेश में अलग चलती है, पंजाब में अलग चलती है, गोवा में अलग चलती है। अरे, तो उत्तर प्रदेश में तो आज कांग्रेस का ये हाल है कि एक छोटी सी अपना दल से भी कम इन्हें सीट मिली है, और रायबरेली और अमेठी से भी इनको रिजेक्ट कर दिया। अब राहुल गांधी को पता नॉर्थ ईस्ट या कहीं सीट ढूंढनी पड़ेगी इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, अभय दुबे जी, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और ये बात बहुत मौजूद उठा रहे हैं वो, कि जो 10 सीटें अमेठी और रायबरेली की, वहां भी आपका बुरा हाल है, और अपना दल को ज्यादा सीटें मिली है कांग्रेस से। नहीं, देखिए, मैं आज सभी राजनीतिक दलों और देश की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रजातंत्री व्यवस्था का आज उत्तर प्रदेश का जनादेश इस बात के लिए प्रतिपक्ष को मिला है कि वो सत्ताधारी दल की प्रशंसा करे, या इस बात के लिए मिला है कि सत्ता का प्रशस्त मार्ग की प्रशंसा करे, या इस बात के लिए मिला है कि सत्ता का प्रशस्त मार्ग अगर करना है तो समालोचना करे। इसलिए मैं समालोचना करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूं। जहां तक आप आत्मविवेचन तो करिए। किया तो इंदिरा जी तो एक ऐसी निर्भीक नारी थी जिन्होंने अखंड भारत के लिए अपने अभय जी, समालोचना तो बाद में करिएगा, आप आत्मलोचना करिए। बातें करना चाहता और निरंतर कहेंगे, क्योंकि बंटवारे का बीज बहुत गहरा जब बोया जाता है तो उसके बबूल की राह पर आपको कठिन, सर, वो सारे बीज, वो सारे गड्ढे जो खोद के जिसमें बीज डाला जा रहा है, वो आप लोगों को दिख रहा है और वोटर को नहीं दिख रहा, ये दिक्कत है। अरविंद मोहन जी, एक बात बताइए, जिसका जिक्र योगेंद्र भी कर रहे थे, क्या ये जो मोड ऑफ डिनायल है कांग्रेस पार्टी का, ये इनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है? और जो मोड ऑफ डिनायल राहुल गांधी को लेकर भी है कि इस नहीं तो उस चुनाव, उस नहीं तो उस चुनाव में हमको जिता ही देंगे, ये भी इनको नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ कांग्रेस का मैं नहीं कहूंगा, मैं पूरे विपक्ष की बात करूंगा कि पूरे विपक्ष को लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, और वो इंतजार बस कर रहे हैं कि मोदी फेल हो तो उसके बाद उनको अवसर मिल जाएगा। किसी भी बड़े मुद्दे को लेके ये कहीं लोगों के बीच जाएं, उतरे, एक बयान दिया जाता है, उसके बाद पार्टी फॉलो अप कर रही है, नहीं कर रही है, कोई और प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ, इसकी किसी को परवाह नहीं है। और ये राहुल गांधी पे भी बात लागू होती है, ये अरविंद केजरीवाल पे भी लागू होती है, और ये बाकी नेताओं पर भी लागू होती है। देश का नेता बनने की होड़ में सब लोग हैं, लेकिन एक भी प्रोग्राम का फॉलो अप उनके यहाँ, एक भी बयान का फॉलो अप, बयान तुरंत आ जा रहे हैं और अच्छे बयान आ रहे हैं। राहुल जी का बयान तो मैं खास तौर से कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा पढ़ा लिखा के उनको समझाया जाता है और वो होशियारी के बयान देते हैं, लेकिन उस होशियारी के बयान का देश की जनता लेके क्या चाटे या क्या करे ये नहीं, क्योंकि उस पर कोई फॉलो अप करने को पार्टी तैयार नहीं है। ये राहुल जी भी जानते हैं, वो मजाक में कहते भी हैं कि पार्टी तो क्या है और वो तो हिलती डुलती नहीं है। तो ऐसी पार्टी लेके आप क्या करेंगे, ऐसा नेता लेके क्या करेंगे? या अभय दुबे जी, आपको ये लगता है कि राहुल गांधी जैसे नेता जो विदेश में छुट्टी मनाने जाते हों, जब वो अपनी जेब में हाथ डालकर फटे हुआ जेब वाली कुर्ते को दिखाते हैं, तो गरीब को लगता है कि उसका मजाक बन रहा है कि एक आदमी जो विदेश घूमने जाता हो छुट्टी मनाने के लिए, वो फटी जेब वाला कुर्ता पहनता हो, ये किसी को यकीन नहीं होगा, और इसलिए जो गरीब है वो और डिस्कनेक्ट फील करता है। सुशांत जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस देश के करोड़ों करोड़ किसानों की लड़ाई अगर राहुल गांधी जी नहीं लड़ते
तो ये जमीन छीनने का कानून मोदी जी वास्तविकता के धरातल पर नहीं बदल देते? सर वैसे ही लड़ाई मेरे बगल में एक शख्स बैठे वो भी लड़ रहे हैं, किसान के कर्जी माफी। सिर्फ राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं इस देश में, योगेंद्र यादव भी लड़ रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्जे माफी नहीं होती, हम भी लड़े। दिन रात वंचितों के बीच में रहकर अपने काम को आकार देता हो, उसके लिए बहुत आसान है उसके निजी जीवन की एक अच्छा अभय दुबे जी मैं एक काम करता हूं, आपको बताता हूं किसानों की लड़ाई जो है ना वो कैसे लड़ी जाती है। योगेंद्र यादव जी जरा इनके लिए बताइए, आप कितने दिन किसानों के बीच रहे, कितने दिन बिना एसी के धूप में किसानों के साथ बैठे, या एक भाषण देकर चले आए थे और जिसको मीडिया ने कवर कर लिया, जरा वो बताइए। नहीं, ये आपकी इनायत है लेकिन शायद उचित ना होगा। मैंने वो किया जो कि मेरी आत्मा कहती थी, जो कि जरूरत थी। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एक दिन जाकर कैमरे के सामने किसानों से मिल ले, उसको लड़ाई कहते हैं, या एक आदमी वहां पर धूप में बैठे किसानों के साथ उसको लड़ाई कहते हैं? मैं सिर्फ इतना हॉलीडे पॉलिटिक्स नहीं चलती देश में। इसलिए कह रहे हम नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि ना मोदी जी ने समर्थन मूल्य दिया किसानों को, ना अब उनके जो समर्थन मूल्य पर अनाज है वो खरीदना बंद करने वाले हैं, उसको कैश ट्रांसफर में लाने वाले हैं, 16 घंटे काम करते हैं, कैश ट्रांसफर में लाने वाले हैं। ये कानून भी पास कर दिया उन्होंने। प्रश्न ये नहीं है, मुझे ब्रेक पर जाना है, योगेंद्र जी का रिएक्शन लेने दीजिए। मोदी जी से ये कंपेयर करते हैं अशुकांत जी। एक मिनट में अपनी बात कह लूं। प्रश्न ये नहीं है कि मोदी सरकार की नीति किसान समर्थक है या विरोधी है। अभय जी, मैं और काफी साथी देश के बहुत आंदोलन काफी समय से कह रहे हैं कि ये घोर किसान विरोधी सरकार है, कम से कम मैं ऐसा मानता हूं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके पास मुझ जैसे व्यक्ति से तो सैकड़ों गुना सामर्थ्य होगी, उसने इसके लिए क्या किया? बयान ब्रेक के बाद लौटूंगा, आपका जवाब और अमित शाह का है, जिन्होंने यूपी में बीजेपी को जो जीत दिलाई है वो अगर किसी को सपने में भी आ जाए तो उसे उस सपने पर यकीन ना हो। 326 सीट बीजेपी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54, बीएसपी 19, अन्य के खाते में 4। उत्तराखंड में भी बीजेपी को बंपर जीत, 57 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 11। गोवा में मामला अटक गया है, कोई भी स्पष्ट बहुमत नहीं पा पाया, लेकिन 17 सीटों के साथ कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है गोवा में। मणिपुर में भी बीजेपी के लिए बड़ी खबर यह है कि वो 0 से 21 तक पहुंच गई है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है 26 के साथ। सरकार कैसे बनेगी ये देखना होगा। और पंजाब में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खबर है कि 77 सीटों के साथ वो सरकार बनाने जा रही है। अकाली दल और बीजेपी 18 पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी मात्र 20 सीटें जीत पाई है। हालांकि पहली बार वो चुनाव लड़ रही थी तो उसके लिए अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन उसने सरकार बनाने के दावे किए थे, इसलिए सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन बीजेपी ने यूपी में जीत का जो परचम लहराया है, जीत बड़ी है और इसका देश की सियासत पर भी असर जो है वो बड़ा होने वाला है। एक बात नतीजों के साथ ही साबित हो गई कि लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नहीं ठहरता। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति ने यूपी विजय की गाथा लिखी। नतीजे आएंगे, 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। पीएम मोदी के इन शब्दों के पीछे का विश्वास और यूपी में ऐसी ऐतिहासिक जीत का दावा यूं ही नहीं था, इसके पीछे की एक पूरी रणनीति थी। रणनीति इसीलिए क्योंकि यूपी चुनाव में भले ही बीजेपी के लिए चुनौतियां हजार थी, लेकिन बीजेपी के पास उन चुनौतियों का एक मुकम्मल जवाब था, मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति। चुनाव में जाने से पहले और चुनाव के दौरान लगातार ये बात उठी कि पश्चिमी यूपी में जाट वोटर बीजेपी से अलग हो सकता है। इसी तरह गैर जाटव दलित वोट को लेकर भी संदेह बना रहा। बड़ी चुनौती ये भी थी कि क्या बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों का वोट लेने में कामयाब होगी। टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी में जैसा बवाल हुआ, इस बात का डर था कि चुनाव में भितरघात हो सकता है। इसके अलावा सीएम का चेहरा आगे नहीं करने से भी बीजेपी को नुकसान होने की आशंका जताई गई। चुनावी पंडितों का मानना था कि नोटबंदी का फैसला भी बीजेपी को भारी पड़ सकता है, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास था। जब
हमने प्रथम 2 चरण के बाद कहा कि हम 135 में से 90 सीटें जीतेंगे, तब मीडिया के एक वर्ग में और काफी बड़ी मात्रा में इसका क्रिटिसिज्म था। इसको एक महज चुनावी स्टेटमेंट माना जाता था, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 125 में से हम 115 सीटें जीतकर 90 से भी आगे निकले हैं। चाहे सही उम्मीदवार की बात हो या बेहतर सोशल इंजीनियरिंग की, अमित शाह के फैसले सही साबित हुए। किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा करके बीजेपी ने विरोधियों के हमले को कमजोर कर दिया और नोटबंदी पर पीएम मोदी वोटर्स को अपनी तरफ रखने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना दिया। बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा दम भी दिखता है उनका, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाई देगी भाई। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों से यूपी चुनाव की बयार बदल दी। यूपी में जहां बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, दारोमदार एक बार फिर पीएम मोदी के कंधों पर था। खूब ये रही कि मोदी ने इस चुनाव को अपने और अखिलेश के बीच का मुकाबला बना दिया। नतीजों के बाद कहा जा सकता है कि चुनाव बेशक बीजेपी के उम्मीदवार लड़े, लेकिन जनता ने वोट पीएम मोदी को दिया। 2014 में जिसे मोदी की लहर कहा गया, यूपी बता रहा है कि 3 साल बाद भी मोदी की वही लोकप्रियता कायम है। आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मोदी की लोकप्रियता क्या और बढ़ती जा रही है और इसका मतलब क्या है? 2019 में क्या नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में कोई खड़ा भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और देश की सियासत के लिए इसके क्या मायने, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अंबिकानंद सहाय और अरविंद मोहन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सवाल शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 39.7% वोट शेयर मिला है जहां पर उसने चुनाव लड़ा है, जो कि आप अगर 2014 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर करेंगे और उसमें गठबंधन को जोड़ देंगे तो कमोबेश उसी 42-43% के आसपास आकर ठहरता है, जो कि 2014 में आंकड़ा था। यानी बीजेपी 2014 के बाद जो लहर मोदी की थी, जिसकी वजह से उसने 73 सीटें यूपी में जीती थी, उसको कायम रख पाई है। इतना ही नहीं, मणिपुर में जहां बीजेपी को सीटें नहीं मिला करती थी, शून्य का आंकड़ा होता था, वहां 21 सीट जीत रही है और उसका वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस को 34.2% वोट शेयर मणिपुर में है, बीजेपी के हिस्से 36.2% का वोट शेयर है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो कि अगर आप राजनीति को समझेंगे, नतीजों को समझेंगे तो काम आएंगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, 326 का आंकड़ा तो आप लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और कभी आया होगा तो आप लोग डर के उठ गए होंगे कि ये क्या सपना देख लिया मैंने। अब जरा ये बताइए कि हकीकत क्या है इन आंकड़ों के पीछे की। 2-3 वजह अगर जल्दी से आप बता सकें जिसकी वजह से बीजेपी को ये ऐतिहासिक और प्रचंड जीत यूपी में मिली है। देखिए, पहली बार ये पॉजिटिव वोट है, विकास के लिए जनता ने वोट दिया है। 3 साल के जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो योजनाएं थी, जो गरीबों के कल्याण की, कृषि क्षेत्र के उत्थान की और जो भ्रष्टाचार खत्म करने की जो कमिटेड स्ट्रेटेजी थी, उसके प्रति जनता ने एक तो मोदी जी को पॉजिटिव वोट दिया है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बसपा की जो जातिवाद की राजनीति थी, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वह बिल्कुल इस बात को वो जान गए कि ये जाति के नाम पे केवल हमें वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरी बात ये थी, जो कांग्रेस की जो सांप्रदायिकता की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, उससे भी जनता ने उसकी हिपोक्रेसी को समझ लिया है। आपको अगर साथ सबका विकास। ठीक है, जयवीर जी भी हमारे साथ है। जयवीर जी, समाजवादी पार्टी के साथ आप गए, लेकिन आपकी सीटें जो हैं वो 28 से घटकर 7 पे आ गई, आपका वोट शेयर भी घट गया। क्या आपने उस साइकिल पर भी ब्रेक, आपके हाथ ने साइकिल पर भी ब्रेक लगा दी, और क्या वो 7 यूपी को पसंद नहीं था, आपने उसको थोप दिया?
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। आपने शो के शुरू में सही कहा कि इस प्रकार की जीत की अपेक्षा कोई भी नहीं कर रहा था। मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी खुद भी नहीं कर रही थी, तो जहां बधाई देनी चाहिए वहां बधाई। आपने 2019 का भी सवाल उठाया अपने शो पे। जीते वो जरूर है उत्तर प्रदेश में, पर अगर 5 राज्यों के निर्णय देखूं तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और 2019 में कांग्रेस भाजपा को बराबर की टक्कर देगी। और जहां तक रीजनल पार्टीज का सवाल है, जहां के आम आदमी पार्टी पंजाब में सपना देख रही थी कि नेशनल बन जाएगी, रीजनल पार्टीज का जो रोल रहेगा 2019 में वो मुझे लगता है बहुत ही कम, बहुत ही छोटा और खत्म ही हो गया इस चुनाव और इस जो निर्णय सामने एक रीजनल पार्टी आपके साथ यूपी में सीखा बहुत है, पंजाब की जीत, मणिपुर, गोवा, और पर उससे ज्यादा सीखना है उत्तर प्रदेश की हार से। जी, एक रीजनल पार्टी आपके साथ वहां पर खड़ी थी, बिल्कुल मैं हार से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। अच्छा स्टूडेंट, मैं मुंह नहीं मोड़ रहा हूं। अच्छा स्टूडेंट ये होता है जो इम्तिहान में फेल होने के बाद अपने पे ब्लेम लेता है, और मैं वो ले रहा हूं। सीखने की जरूरत है कि किस तरह हमारा प्रचार चूक गया, क्यों हम लोगों को विश्वास नहीं जता पाए कि ये सरकार दोबारा उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, क्यों भाजपा का प्रचार हमसे आगे निकल गया। तो सीखना बहुत कुछ है। सर, मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले एक और सवाल सर एक और सवाल कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने एग्जिट पोल के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि ये गठबंधन नहीं करना था, कांग्रेस के साथ जाने का नुकसान हुआ। ये समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने एग्जिट पोल के बाद ही कह दिया था। क्या आपकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा? देखिए, हम दोनों ने बराबर और शिद्दत से प्रचार किया था। हार दोनों के कंधों पे है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि घर की जो लड़ाई थी उसकी वजह से हार गए, तो अब हार पे कोई सहरा नहीं। क्या उस लड़ाई से कांग्रेस को नुकसान हुआ? पर इस जिम्मेदारी दोनों की बराबर की है। जयवीर जी, उस घर की लड़ाई से कांग्रेस को नुकसान हुआ क्या? सॉरी, आपका सवाल में नहीं। देखिए, मेरे ख्याल कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव जी अपनी एक साफ सरकार का वायदा कर रहे थे। उनका एक प्रचार था कि पिछले 5 साल उनके हाथ बंधे हुए थे और इस बार मौका मिलेगा तो वो और अच्छी तरह काम करेंगे। पर मुझे लगता है जनता नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने 2.5 साल पहले मौका दिया था, उसकी एक जो लाइफ लाइन बढ़ाना चाहती थी और चाहती थी कि केंद्र और राज्य में एक तरह की सरकार हो और उत्तर प्रदेश विकास और उन्नति की तरफ जाए। और हम आशा करते हैं कब्रिस्तान और शमशान से उठकर अब उत्तर प्रदेश विकास स्थान बनेगा। ठीक है, हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जिन्होंने बहुत सियासत देखी है, बहुत चुनाव देखे हैं। अंबिकानंद साहब अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका ये एनालिसिस क्या है, खासतौर पर यूपी के नतीजों को लेकर, और इन नतीजों का 2019 के जो चुनाव होंगे उस पर कोई इम्पैक्ट देखते हैं? और देश की जो राजनीति है, क्या मोदी अब नोटबंदी जैसे जो कड़े फैसले हैं वो और प्रखरता के साथ ले सकते हैं कि भाई जनता उनके साथ खड़ी है? ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं आम भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि ये हुआ कैसे। ये चमत्कारी परिणाम जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और खासकर हम पत्रकारों को तो नहीं थी, और शायद इसमें हमारी भी गलती है कि हम हमेशा जात और धर्म के चश्मे से चुनाव को एनालाइज किया करते हैं। तो खैर, लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि आम भाषा में यदि मैं कहूँ तो ये अजीब इत्तेफाक है कि मंडल, कमंडल और कार्ल मार्क्स तीनों इकट्ठा हो गए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मंडल यानी ओबीसी पॉलिटिक्स, ठीक है ना, वो भरपूर साथ मिला भारतीय जनता पार्टी को। कमंडल तो इनका था ही, ठीक है, वो इंटैक्ट रहा। और कार्ल मार्क्स जुड़ गए नोटबंदी के बाद। गरीबों को लगा कि ठीक है भाई, एक मसीहा है, चलो इसके साथ देखते हैं। तो ये रही परसेप्शन की बातें। अब आइए राजनीति का क्या इसके बीच में एक कड़ी है कि भविष्य 2019 को देखे, उससे पहले ये देखना होगा कि बहुत बखूबी नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्टली पिच किया इस चुनाव में, और बन गया अखिलेश बनाम मोदी। और जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, अखिलेश यादव मोदी का कोई मैच नहीं है। अखिलेश यादव का आज की डेट में हिंदुस्तान में कोई नहीं है, किसी दल में कोई नहीं है। तो एक ये बात रही। अब नेशनल राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? अवश्य प्रभाव पड़ेगा।
अभी मनोबल भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़ जाएगा। और मैं समझता हूं जो एक्सपेरिमेंट अभी हुआ है ये मंडल को और बृहद करेंगे, ठीक है, प्रो दलित आउटरीच को और बढ़ाएंगे। अरविंद जी एक बात और बता दीजिए, क्योंकि 2019 के चुनावों पर इसका क्या परिणाम आप देखते हैं, और क्या बिहार जैसा, क्योंकि अब लोगों को यह समझ में आने लगा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराना है तो एक ही फॉर्मूला है जो बिहार में चला कि भाई सब मिल जाओ, तो क्या वो 2019 के लिए अब तैयारी होगी कि विपक्ष एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, जो कि पहले कई बार कोशिश हुई और नहीं हो पाया, और क्या राज्यसभा के नंबर पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस 326 से, जो कि मोदी सरकार को राज्यसभा में स्ट्रांग बनाएगा, हालांकि आने वाले वक्त में ये होगा? नहीं, मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य मिल गया, राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, राष्ट्रपति चुनाव में बहुत आसानी हो जाएगी, ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन इतना ही नहीं हुआ है, इससे बड़ी पॉलिटिक्स और होगी। और वही जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का इमरजेंस हुआ, जो पार्टी से ऊपर, सरकार से ऊपर, अभी आज की तारीख में मोदी से लोकप्रियता में कोई आगे नहीं है, सरकार की ताकत उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। तो ये दोनों ताकत लेके मोदी कैसा आचरण करते हैं, असल में उस तरफ एक रुझान रहेगा। और संभव है कि वो चाहेंगे कि अगर टेम्पो वो 14 से लेकर 17 तक बनाए रख सकते हैं और एक ही मोड पे ले आके उत्तर प्रदेश भी जीत ले सकते हैं लोकसभा के बाद, तो वो 19 तक इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। और उसमें नोटबंदी मान लीजिए एक फैसला था जिसमें इनकी ये गरीब समर्थक छवि बन रही है, पिछड़ा समर्थक छवि उन्होंने उसको भी बुनाने की कोशिश की, तो इसको वो और आगे कंटिन्यू करें। लेकिन दूसरी जो संभावना ये भी है कि पार्टी, सरकार सबसे ऊपर होके वो मनमानापन करे, जो इंदिरा गांधी ने भी करना शुरू कर दिया था, जबकि उनकी परंपरा थोड़ी कांग्रेस की उससे ज्यादा। तो ये एक खतरा हो जाता है जब विपक्ष। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष के लिए फिर ये गुंजाइश है, एक तो जो आप कह रहे हैं कि सब सीखें और महागठबंधन बनाएं, लेकिन विपक्ष में फिर ये गुंजाइश भी है कि अगर उत्तर प्रदेश का ही अभी नतीजा हम देख लें तो आपको दिखाई देगा कि बीएसपी, एसपी, कांग्रेस मिला दें तो 50% के करीब वोट हो जा रहा है। दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, अगर ये 3 ग्रुप मिले तो मोदी की ये जो पॉलिटिक्स है अति लोकप्रियता वाली और गरीबों वाली और पिछड़ों वाली, उसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन ये काम बड़ी सोच से होगा। अभी तो अलायंस करने में ही सबके पसीने छूट रहे हैं। बड़े अलायंस का बड़ा नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये भी लड़ाई हो जाती है ना, क्योंकि अखिलेश यादव तो यहाँ चल नहीं पाए, राहुल गांधी लगातार। गठबंधन की पॉलिटिक्स मुद्दों से चलेगी, नेता से नहीं चलेगी। नेता चल नहीं होगी तो नरेंद्र मोदी की चलेगी। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने मायावती के दिल को खुश करने के लिए आज जो ये नीला कपड़ा पहना है, उससे थोड़ी खुश तो वो होंगी कि आपकी जीत के बावजूद आज आप भगवा नहीं हुए, आप नीले रंग में दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यूपी चुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जुगलबंदी थी उसको एक तगड़ा झटका लगा है। और इन नतीजों से यह साफ हो गया है कि यूपी के अपने लड़कों पर गोद लिया बेटा भारी पड़ गया। यूपी की अब बात अलग है, इसका तो अब ढाट अलग है। यूपी ने कर ली तैयारी, साथ में हम हैं सब पे भारी। नतीजों से साफ है कि यूपी के लड़कों ने अपने लड़कों की जगह गोद लिए बेटे को तरजीह दी। नतीजों ने यह भी साफ कर दिया कि यूपी की जनता को अखिलेश राहुल का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया। सवाल उठता है कि अखिलेश यादव को इतना बड़ा झटका कैसे और क्यों लगा। दरअसल चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में जो फैमिली ड्रामा देखने को मिला, उसने अखिलेश के सपनों को पलीता लगाने का काम किया। अखिलेश सरकार के दौरान खराब कानून व्यवस्था का मसला भी खूब उछला। सूबे में महिलाओं की असुरक्षा के मुद्दे पर भी अखिलेश सरकार माकूल जवाब देने में नाकाम रही। पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान ये आरोप लगाया कि यूपी के थानों से समाजवादी पार्टी का दफ्तर चलता है, तो वो असल में अखिलेश राज में नौकरियों की भर्तियों में यादवों को मिली तरजीह की ओर इशारा कर रहे थे। एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो उस वक्त शक्ल में आया जब चुनावी प्रचार पहले से ही उफान पर था। गठबंधन का पेच सुलझने में भी लंबा वक्त लगा। कुछ जानकारों की राय में अखिलेश ने कांग्रेस को सीटें देने में जरूरत से ज्यादा दरियादिली दिखाई, जिसका खामियाजा नतीजों के तौर पर सामने आया। नतीजों से ये भी साफ है कि 2014 से बनी मोदी लहर अब भी सूबे की सियासत में कमजोर नहीं पड़ी है। यूपी में कांग्रेस के खांटी समर्थकों को भी
किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में गठबंधन की नैया पार करवाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश के सिर पर था और इस काम में कांग्रेस मददगार कम और बोझ ज्यादा साबित हुई। इस करारी शिकस्त ने न सिर्फ अखिलेश यादव के उस सपने को जोरदार झटका दिया जिसमें वो सबसे बड़े सूबे के सीएम की कुर्सी दोबारा हासिल करने के बाद खुद को मोदी विरोधी मजबूत शख्सियत के तौर पर पेश करने का ख्वाब देख रहे होंगे, बल्कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वो मुराद भी मन में ही रह गई जिसमें उन्होंने यूपी में मदद के बदले केंद्र में अखिलेश के समर्थन के अरमान पाले हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यूपी ने तो साफ कह दिया कि यूपी को यह साथ पसंद नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी यह साफ कह दिया है कि यह साथ आगे भी बना रहेगा। अब यह साथ अगर राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए तैयार होगा तो क्या देश को यह साथ पसंद होगा और इनके साथ और कौन कौन आएगा? और अगर ब्रांड मोदी इतना बड़ा होता जा रहा है कि जहां भी बीजेपी उनका चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ती है और जीत मिलती है, तो क्या वो बढ़ता चेहरा किसी एक मकाम पर जाकर ठहरेगा और फिर उसके बाद बीजेपी के लिए क्या होगा? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक।